हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। ये इनकी डायरी का एक किस्सा था जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 49 चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्टिविटी थी जिसमें जर्नल, डायरी, लॉग और मेमोयर को बताना था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जर्नल, डायरी, लॉग और मेमोयर क्या होते हैं। तो ए सेक्शन में लिखा हुआ है जर्नल। पहला पार्ट क्या होता है जर्नल? अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटन एवरी डे। यानी कि जो चीज़ हम डेली लिखते हैं लेकिन वो किसी जर्नी से रिलेटेड होती है या किसी इवेंट से या किसी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है। स्पेशली ये जर्नी से रिलेटेड ही होती है। डायरी की बात करें सो अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें कि सेपरेटली स्पेस होता है, हर एक दिन के लिए एक ना एक पेज डेडिकेट किया होता है। यानी कि आप किसी भी एक पेज को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर डेट मेंशन की होगी। इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। और उसमें आप लिखेंगे क्या कि आपके साथ उस दिन क्या घटित हुआ, क्या क्या आपके थॉट्स आए दिमाग में, क्या क्या आपने काम किया, वो सारी चीज़ें आप उस डायरी में लिखेंगे। अब थर्ड आता है लॉग। लॉग क्या होता है? अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल। अब लॉग होता है ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ इसमें डेट या टाइम स्टैम्प भी लगी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और मेमोयर क्या होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली अ फेमस पर्सन। मेमोयर होता है एक फेमस पर्सन के लिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उनके एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। सो हेयर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यूज द डेफिनेशंस अबाउट टू डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, अ जर्नल, अ लॉग और अ मेमोयर। तो आपको ऊपर जो डेफिनेशंस मिली थी उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको जो नीचे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें डायरी, लॉग, जर्नल और मेमोयर कौन कौन से हैं। पहला है आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम मम, आई कांट हेल्प इट, हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। अब यहाँ पे कोई बच्चा है वो कहता है कि आज मैं लेट उठा और जिस वजह से मुझे मेरी मम्मी से डांट पड़ी, मैं अपना फीफा वर्ल्ड कप मैच कैसे मिस कर सकता हूँ देखना। तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं डेली रूटीन की वो हम डायरी में मेंशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डायरी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए 10:30 AM का ये बता रहे हैं वेंट टू ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर के ऑफिस गए। फिर 1 बजे उन्होंने चेयरमैन के साथ लंच किया। 5:45 पे क्या किया? राहुल को एयरपोर्ट से पिक किया। 9:30 पे डिनर किया घर पे। तो बताया था मैंने आपको जहाँ पर ऑफिशियल वे में काम हो रहा हो और वहाँ पर टाइम स्टैम्प भी मेंशन की जा रही हो या डेट स्टैम्प मेंशन की जा रही है तो वो क्या होता है? लॉग होता है। थर्ड है द राइड। राइड से समझ जाइए जर्नी से रिलेटेड है तो जर्नल होगा। द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विद माई हैंडी कैम। अब यहाँ पे कोई पर्सन है वो बता रहे हैं अपने ऊटी ट्रिप के बारे में कि हम हर एक 50 किलोमीटर के बाद वेट करते थे या रेस्ट करते थे और तब मैं वहाँ की क्या है मूवमेंट्स को अपने हैंडी कैमरा से कैप्चर कर लेता था। ऊटी, फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बेंगलोर, और वहाँ से हम बेंगलोर चले गए ऊटी से। व्हाट अ कंट्रास्ट, द नॉइस एंड पोल्यूशन ऑफ द वंस ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट। कि एक समय में जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल सिटी थी उसका नॉइस और पोल्यूशन क्या है, अब उसने मुझे मेरा दिल ही तोड़ दिया। एक ऐसा सा कंट्रास्ट है। तो जर्नी से रिलेटेड आ गया तो समझ जाइए कि वो क्या होगा? जर्नल होगा। बाकी आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे है दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी एंड वेट ऑल वेट एंड ड्रैगेड आउटसाइड आर के स्टूडियो। अब आर के स्टूडियो के बाहर एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था राज कपूर, पूरी तरह से भीगा हुआ था। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर अ स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर। और वहाँ पर जो बंदे खड़े थे वो भी मेरा नाम जोकर मूवी के लिए कोई रोल ढूंढ रहे थे और उन्होंने स्पॉट पे खड़े हुए मुझे ही कास्ट कर लिया। द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। और अब देख ही रहे हैं आप हिस्ट्री से कि किस तरह मैं ऊपर पहुँच गया हूँ। तो ये रिलेटेड करता है किसी मतलब पर्सनैलिटी, किसी बिग पर्सनैलिटी से। तो जब किसी बिग पर्सनैलिटी से रिलेट करते हुए उनकी थिंग्स आती हैं तो वो किस में कैप्चर की जाती हैं? मेमोयर में। तो ये तो रही बिफोर यू रीड की बात। अब पेज नंबर 54 पर ऊपर ऊपर टॉप पार्ट में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक।
अब एन फ्रैंक के लिए जो डायरी लिखना था वो अजीब सा एक्सपीरियंस क्यों था भाई, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, कि उसने आज तक पहले कभी इस तरह की डायरी नहीं लिखी थी। एंड सेकेंडली, शी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। और दूसरा विचार क्या चल रहा था उसके दिमाग में कि यार मेरी डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा, कौन इंटरेस्ट से मेरी डायरी को पढ़ेगा। तो वो अपनी डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बताती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। अब एन एक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सो एन वांट्स टू कीप अ डायरी एज शी डिडंट हैव फ्रेंड। अब फ्रेंड की जगह आप बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड, या फ्रेंड भी पढ़ा रहने दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो एन ऐसा क्यों सोचती थी कि लोगों से ज़्यादा उसे डायरी पर विश्वास है, वो डायरी के साथ सारी अपनी चीज़ें शेयर कर सकती है। क्योंकि उसे पता लग गया था कि लोगों पे विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों पे विश्वास करूँगी तो मेरी भैंस जो है वो पानी में डूब जाएगी। तो चलिए देखते हैं। शी कुड कन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड बट शी डिडंट हैव वन। द फ्रेंड्स शी हैड देयर वर टू हैव मोर फन एंड गुड टाइम्स रादर देन द वंस और होम शी कुड कन्फाइड। अब उसके जो दोस्त उसके पास कोई भी कन्फाइड करने के लिए यानी कि अपनी सीक्रेट्स बताने के लिए कोई ऐसा दोस्त, सच्चा दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपनी सारी बातें बता सके। हाँ, उसके दोस्त ज़रूर थे जिनके साथ वो मस्ती करती थी, अपना गुड टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन उनके साथ कुछ भी कन्फेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि कन्फेस करती तो उसकी नैया जो है वो डूब जानी थी, इसलिए वो कन्फेस नहीं करती थी। शी ऑल्सो बिलीव्स दैट अ पेपर टू हैव मोर पेशेंस दैन पीपल। अब उसे ये भी विश्वास था, ये भी सोचती थी कि लोगों से ज़्यादा तो क्या है, पेपर में पेशेंस होती है, पेपर में धैर्य होता है। सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन अ डायरी। तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा कि चलो मैं एक डायरी लिखूंगी और उसी में अपनी सारी फीलिंग्स जो है वो सारा कुछ एक्सप्रेस करूंगी, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करूंगी। पेज नंबर 51 के बॉटम में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो एन अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करती है, हमें ये बताना है। सो एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग्स इफ शी वर टू जंप राइट इन। अब म्यूजिंग्स क्या होता है, म्यूजिंग्स मैंने आपको बताया था, चिंतन या सोच या सोचना, ये सब म्यूजिंग्स कहलाता है, चैप्टर में बता चुका हूँ मैं आपको। तो एन अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच इसलिए दिखाना चाहती थी सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग्स, क्योंकि उसके बारे में उसकी जो सोच है, उसका जो चिंतन है, उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता। इफ़ शीवर टू जंप राइट इन, अगर वो इसमें ज़्यादा पढ़ती भी है तो भी, यानी कि वो डायरी लिखती है तो भी इसे कोई 13 साल की लड़की को कौन ही डायरी पढ़ेगा, ऐसा इसकी सोच थी। तो ये ज़्यादा इसमें सोचती नहीं थी, इसलिए अपना ब्रीफ स्केच भी प्रोवाइड कर दिया। वट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। अब आपको किन किन बातों से पता लगता है कि एन जो है अपनी दादी माँ से प्यार करती थी। सो हर स्टेटमेंट दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर। अब इसमें एक स्टेटमेंट आई थी दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, कि कोई भी उसकी दादी माँ के प्रति उसका जो प्यार है उसकी इंटेंसिटी को नहीं शो कर सकता है या समझ नहीं सकता है। ये बात इन्होंने बोली थी। मोर ओवर द टचिंग गेस्चर ऑफ लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मा ड्यूरिंग एंस बर्थडे इज गोइंग अ पॉइगनेंट रिमाइंडर ऑफ द लव फॉर ग्रैंड मा। इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी यहाँ पर कि इन्होंने अपने बर्थडे पर, जब इनकी दादी माँ नहीं रही थी तो उस साल इन्होंने अपने बर्थडे पर दादी माँ के नाम की कैंडल भी जलाई थी, जिससे कि इनका जो प्रेम है अपनी दादी माँ के प्रति वो शो होता है। पेज नंबर 54 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन। तो मिस्टर कीजिंग इनके मैथ टीचर एन से क्यों परेशान थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और परेशान होने के बाद उसके टीचर ने उसे क्या करने को कह दिया था। सो मिस्टर कीजिंग वाज अनॉयड विद एन बिकॉज शी टॉक वेरी मच इन द क्लास। अब मिस्टर है कीजिंग जो है वो इससे परेशान थे, क्यों परेशान थे, क्योंकि ये बच्ची जो है एन नाम की, ये क्लास में बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करती रहती थी, बोलती रहती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स। और इसी के साथ क्या किया उन्होंने, गुस्से में आकर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में क्या दिया, एक ऐसे जिसका सब्जेक्ट था अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स आपको बताया था मैंने, चैटरबॉक्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे चैटरबॉक्स की संज्ञा दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे।
तो एन ने जब चैटर बॉक्स पर अपना ऐसे लिया तो उसमें कैसे खुद को जस्टिफाई किया, खुद का ओपिनियन दिया. सो शी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स. उसने अपने ऐसे में चैटर बॉक्स को लेकर 2 आर्ग्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए थे. वन दैट चैटिंग इन स्टूडेंट्स ट्रेड्स. ओके, तो पहला इसका क्या आर्ग्यूमेंट था कि स्टूडेंट की ये विशेषता होती है. ट्रेड्स क्या होते हैं? स्टूडेंट के लक्षण, विशेषता, लक्षण, विशेष गुण, कुछ भी आप कह सकते हो. मेनली विशेषता काउंट की जाती है ट्रेड से. तो जो चैटिंग करना है, जो बातें करना है, वो तो एक स्टूडेंट की विशेषता है. इन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट तो ये रख दिया इसमें. एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स. और दूसरी इनकी इनहेरिटेड ट्रेड्स थी, यानी कि जन्मजात, जो इनको पेरेंट्स से मिली हुई इनकी विशेषताएं हैं. तो मतलब ये आगे सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या कहती हैं कि इनके पेरेंट्स से इनको ये विशेषता जो है इनहेरिटेड है, यानी कि अपने पेरेंट्स से ही मिली है, तो इसका भी ये कोई इलाज नहीं कर सकती है. तो ये इस तरह के रीजंस देती है जिससे कि वो मतलब इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर. तो इनके मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग क्या स्ट्रिक्ट टीचर थे? सो मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर. यस, मिस्टर कीजिंग जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बिल्कुल मेरी तरह. हाउ एवर ही वॉज नॉट रिजिडली स्ट्रिक्ट. हालांकि वो इतने भी कठोरता से स्ट्रिक्ट नहीं थे. ही एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन हिज क्लास वाइल ही वॉज टीचिंग, विच इज एक्सेप्टेबल. अब ये क्या चाहते थे कि हमेशा इनकी क्लास में क्या रहे? डिसिप्लिन रहे, शांति रहे. कब रहे? जब ये पढ़ा रहे हों. और जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको अपनी क्लास में डिसिप्लिन तो चाहिए ही होता है. ये बात भी एक्सेप्टेबल है. ही पनिश्ड एन बाय आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स. अब जब पहली बार एन नहीं मानी तो इन्होंने एन को एक ऐसे लिखने को दे दिया, और ऐसे का टाइटल क्या था? अ चैटर बॉक्स. व्हेन एन wrote a convincing essay on it, he received it with a good laugh. अब जब एन ने इस पर एक कन्विंसिंग ऐसे लिखा, यानी कि खुद के पक्ष में ही वो ऐसे लिखा, तब इन्होंने क्या है इस ऐसे पर एक अच्छी सी हंसी हंसी, यानी कि मंद मंद मुस्काए. हाउ एवर वेन एन कंटिन्यूड with her talking, he punished her again by asking her to write another essay. This time the topic was an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox क्या होता है? Something that can't be corrected, यानी कि जिसे सही नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल ढीठ है, सिरे का अड़ियल है, ये कह सकते हैं हम. तो जब वो दोबारा नहीं मानी एन, तो इन्होंने फिर से उसे पनिश किया, और इस बार ऐसे का टाइटल क्या दिया इन्होंने? एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, कि एक ढीठ व्यक्ति, एक ढीठ इंसान जिसे सही नहीं किया जा सकता. Even after this, when she kept talking, he asked her to write on the topic quack quack quack, said Mistress Chatterbox. और जब तीसरी बार भी एन नहीं मानी तो इन्होंने तीसरी बार टॉपिक का नाम क्या रख दिया? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ही वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर. और इससे क्या है? मिस्टर कीजिंग उस पर कुछ ना कुछ जोक करना चाहते थे. हाउएवर शी केम अप विद अ ब्रिलियंट पोएम एंड ही रीड दिस पोएम इन द क्लास एक्नॉलेजिंग इट्स कंटेंट. और फिर क्या हुआ? एन अपनी एक पोएम लिख कर आई इस टॉपिक पर, और इनके टीचर जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने वो पोएम पढ़ी भी, साथ ही साथ इसके कंटेंट को भी अधिग्रहित किया, एक्नॉलेज किया. देयरफॉर इन रिगार्ड ऑफ दीज इवेंट्स मिस्टर कीजिंग कैन नॉट बी एंटायरली लेबल्ड एज अ स्ट्रिक्ट टीचर. सो इन सभी जो मतलब ये सारी घटनाएं हुई हैं, इनसे हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे. यानी कि अगर स्ट्रिक्ट टीचर होते तो पनिशमेंट देते, कुछ मारते पीटते, मतलब सिर्फ ऐसे लिखने को ही नहीं देते. ही वॉज फन लविंग टू. और ये भी कह सकते हैं कि वो फनी इंसान भी थे, जो कि हमें लास्ट में बताया भी गया है चैप्टर के. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास. अब किस वजह से मिस्टर कीजिंग ने एन को क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया था? एन वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर कीजिंग. सो एन जो है, जब भी उसे मिस्टर कीजिंग से पनिशमेंट मिलती थी और उसे ऐसे लिखना होता था, तो हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन लेके आती थी, अपनी बात का पक्ष रखती थी. ऑन 3 occasions एज पनिशमेंट ही गेव हर टॉपिक्स टू राइट एसेज ऑन. और 3 बार ऐसा हुआ कि जब वो बोलती थी तो उसे पनिशमेंट के रूप में 3 बार ऐसे लिखने को मिला था. हाउएवर ऑन ईच ओकेजन ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट्स. और तीनों बार ही क्या हुआ? जब भी वो ऐसे लिख कर आती थी, अपना जस्टिफिकेशन साथ लेकर आती थी, जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग क्या थे, इनके लिखने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे. फाइनली मिस्टर कीजिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट
एन वुड ऑलवेज बी दैट वे। और फाइनली 3 बार देखने के बाद मिस्टर कीजिंग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि एन जो लड़की है वो तो सिरे की ढीठ है भाई, ये नहीं मानती, ये तो बड़ी अड़ियल लड़की है, ये नहीं सुधरेगी, तो इसे जैसी है वैसे ही रहने देते हैं। हैंस शी वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास, और इसीलिए एन को क्या हुआ, क्लास में बोलने की परमिशन आखिरकार मिल ही गई थी। अब पेज नंबर 54 पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वॉज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो जब एन ने ये बात बोली थी कि एक 13 साल की लड़की के मतलब चिंतन में, सोच के बारे में कोई क्यों पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, क्या ये इनकी बात बोलना सही था? सो नो, एन वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो ये इनका कहना ये बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था कि 13 साल की लड़की जो है उसकी जो चिंतन या सोच में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा? क्योंकि देखिए एनसीईआरटी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसमें, और देख लीजिए आज हम उसी चक्कर में क्या है, हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इसी चक्कर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी डायरी का ही एक किस्सा है। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी ऑफ। स्टार्टिंग में आपके जो डायरी है जनरल से रिलेटेड एग्जांपल्स आए थे, इनको क्या करना है आपको, कंपेयर दिस विद व्हाट एन राइट्स इन अ डायरी। अब इसको एन ने जो अपनी डायरी में लिखा उससे कंपेयर करना है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। ये डायरी किस में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायरी जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। इन व्हाट वे इज एन डायरी डिफरेंट, और एन की जो डायरी है वो किस तरह से डिफरेंट थी बाकी अदर डायरीज से। सो एन्स डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। एन की जो डायरी थी वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मैनी एक्सपेक्ट्स। अब इनकी डायरी जो थी वो बाकी लोगों की डायरी राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। किस तरह थी? शी नेम्ड अ डायरी किटी। इन्होंने अपनी डायरी का क्या कर दिया था, मानवीकरण कर दिया था, उसको पर्सोनिफाई कर दिया था, उसको मानव की संज्ञा दे दी थी। क्या नाम रख दिया था? किटी। शी थॉट ऑफ इट एज ओनली एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड होम शी कुड कन्फाइड इन। और इन्होंने किटी रख दिया इसका नाम, इसको अपनी ट्रू फ्रेंड की संज्ञा दे दी और इससे अपनी सारी बातें शेयर करने लगी। शी ट्रीटेड इट एज अनदर पर्सन हु वॉज लिसनिंग टू हर डेली अकाउंट्स। और वो इसे अपनी डायरी को इस तरह ट्रीट करती थी कि ये एक पर्सन ही है, दूसरा पर्सन है जो कि मेरी सारी बातें सुन रहा है एक एक करके। शी रोट ऑल हर स्टोरीज इन इट। अब ये अपनी सारी स्टोरीज इसमें लिखने लगी थी। शी स्टार्टेड बाय राइटिंग डियरेस्ट किटी। अब इन्होंने डायरी के स्टार्टिंग में क्या लिखा था? डियरेस्ट किटी। और एंड किससे किया था? बाय राइटिंग योर्स एन। हर डायरी वॉज अ लॉट मोर पर्सनल देन अदर डायरीज। अब इनकी जो डायरी थी वो बाकी डायरियों की बाकी पर्सनल डायरीज की बजाय काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी फ्रेंड को डेडिकेट करते हुए लिखा है, किटी को डेडिकेट करते हुए। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। अब एन को अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच क्यों देना पड़ा था? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, और किटी को इसने इनसाइडर या आउटसाइडर क्या बताया था? सो एन फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन ने ये बात तो मान ली थी कि लोगों की बजाय पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती हैं। शी यूजुअली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन। अब इन्होंने ये बात बोली थी कि वो ज़्यादातर अकेली बैठी रहती थी, डिप्रेस्ड बैठी रहती थी। शी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि इनकी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं थी। दिस लैंड्स द रीडर द परसेप्शन दैट देयर इजंट एनीबडी टू टेक केयर ऑफ एन फ्रैंक। अब इनकी ये लाइन थी, शी यूजुअली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन, इस लाइन से पढ़ने वाले को तो क्या लगेगा कि ये अकेली थी, इसके पास कोई था नहीं, इसीलिए इसने अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया इसमें। टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट, इसीलिए जो अंधकार के बादल थे उनको हटाते हुए उड़ा उड़ू के, उन पे मक्खियाँ जो बैठी थी उसको उड़ा उड़ू के, एन फ्रैंक गिव्स द स्केच ऑफ हर अडोरेबल फादर, कंपैशनेट मदर, काइंड ग्रैंड मदर एंड लविंग सिस्टर। अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने पापा का, मम्मी का, दादी का, बहन का, सबका बदला नहीं, सॉरी, इंट्रोडक्शन। शी ट्रीटेड किटी एज एन इनसाइडर बिकॉज शी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉज रेडी टू कन्फाइड इन इट। और इसके बाद क्या किया इन्होंने? किटी को एक इनसाइडर के रूप में बताया, क्योंकि ये क्या है, इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, अपनी फैमिली की तरह ही मानती थी, और अपनी सारी बातें जो है इससे कन्फेस करती थी।
फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, अपने पापा के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, मिसेस क्यूप्रस के बारे में और मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या सोचती थी, क्या फील करती थी। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, और इन चीज़ों से एन के बारे में हमें क्या पता लगता है। सो एन फेल्ट दैट हर फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। अब एन ने ये बात फील की कि इनके फादर जो हैं वो दुनिया के बाकी फादर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरटिव है इनके फादर। एन रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। अब एन ने जो अपनी दादी माँ है उनको अपनी डेथ के बाद भी नहीं भूला। शी रोट इन हर डायरी दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लव्ड हर। और उन्होंने अपनी डायरी में इस बात को मेंशन किया था कि कोई भी उनकी फीलिंग्स को, जो उनकी दादी माँ के प्रति उनकी फीलिंग्स है और वो अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती हैं, इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, इसलिए इन्होंने अपनी डायरी में ही अपनी उन फीलिंग्स को शो किया था हमें। इन द 6th फॉर्म 6वीं क्लास में मोंटेस्ट्री नर्सरी स्कूल के अंदर इनकी एक टीचर थी मिसेस क्यूप्रस हु वॉज ऑल्सो द हेड मिनिस्टर, जो कि वहाँ की प्राध्यापिका या फिर प्रिंसिपल भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब उस साल के अंत में, उस सेशन के अंत में, दे वर बोथ इन टीयर्स एज दे सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। उस सेशन के एंड में ये दोनों बहुत रोई थी। क्यों रोई थी? क्योंकि इनका इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी था। किनका? मिसेस क्यूप्रस जो इनकी टीचर थी और एन का, इनका दोनों का अटैचमेंट काफ़ी था। और मिसेस क्यूप्रस का शायद ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए उन्हें फेयरवेल मिल रही थी जिसमें ये दोनों खूब रोई थी। सो मिस्टर कीजिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। अब मिस्टर कीजिंग के मैथ टीचर थे। ही वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक्ड टू मच। अब मिस्टर कीजिंग इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। क्यों होते थे इनसे परेशान? क्योंकि ये लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा बोलती रहती थी क्लास में, और जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो भी शायद बहुत बोलती होंगी क्लास में। However, Anne was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Keating. अब एन क्या करती थी? जब भी मिस्टर कीजिंग इसको पनिशमेंट देते थे तो एन हमेशा अपने ऐसे में किसी न किसी जस्टिफिकेशन को लेके आती थी, यानी कि बोलना क्यों जरूरी है उसके पक्ष में लिखती थी, यानी कि अपने पक्ष में लिखती थी बात को। ऑन ईच ओकेजन ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट्स। अब हर एक ओकेजन पे, यानी कि 3 बार ये बात हुई थी और तीनों बार क्या हुआ, ये जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स लेकर आई थी, जिस तरह से अपना जस्टिफिकेशन लेकर आई थी, उससे क्या है, मिस्टर कीजिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए थे इनके लिखने के तरीके से। ऑल दिस इंसिडेंट्स शो हर लवेबल एंड स्मार्ट एंड शो हाउ लवेबल एंड स्मार्ट एन वॉज। इन सभी इंसिडेंट्स से हमें क्या पता चलता है कि एन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक थी, लवेबल थी और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी थी। स्मार्टनेस कैसे आई थी इनमें? क्योंकि लिखती काफ़ी अच्छा थी ये। Everybody was attached to her and even Mr. Keating could not help but laugh at her essays and acknowledge her smart mind. अब हर एक को इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच था। इवन मिस्टर कीजिंग भी थे, वो इनकी हेल्प तो नहीं कर सकते थे। हेल्प किस तरह नहीं कर सकते कि ये बोलती बहुत है तो इसको बोलना कम नहीं करवा सकते, ये इनकी हेल्प नहीं कर सकते थे इसलिए। लेकिन क्या है, इनके एसेज पर मिस्टर कीजिंग को काफ़ी हंसी आती थी और इनकी ब्रिलियंटनेस की भी ये तारीफ किया करते थे। फिर 5th है व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। अब एन ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था? फर्स्ट ऐसे कौन सा था? चैटर बॉक्स था, ध्यान रखना है। सेकंड ऐसे क्या था? द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और थर्ड क्या था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल चैटर बॉक्स, पहले ऐसे का टाइटल था चैटर बॉक्स, उसमें इन्होंने क्या लिखा? एंड वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब पहले ऐसे में इन्होंने लिखा नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि बोलना क्यों जरूरी है, उससे रिलेटेड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखे, यानी कि जिससे कि बात जो है इनके पक्ष में आए। शी बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इसलिए इन्होंने सब्जेक्ट यानी कि जो चैटर बॉक्स था इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचना शुरू किया। शी रोट 3 पेजेज एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब इन्होंने इस पर 3 पेजेस लिखे और इससे वो सेटिस्फाई भी हुई। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेट। अब इन्होंने क्या बात बोली इसमें कि जो बात करना होता है वो क्या होता है, एक स्टूडेंट की विशेषता होती है। अगर स्टूडेंट बोलेगा नहीं तो वो कोई स्टूडेंट नहीं है, इस तरह की बात इन्होंने बोली। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। हालांकि वो पूरी कोशिश तो कर रही है कि वो ना बोले, लेकिन स्टूडेंट की विशेषता है भाई, क्या कर सकते हैं। शी फर्दर रोट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड। अब अगली बात इन्होंने पहले अपने ऐसे में क्या बोली कि ये अपने बोलने की आदत को कम तो नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई?
क्योंकि इनकी जो माता जी थी, इनकी जो मम्मी थी एन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोलती थी और उनसे ही इन्हें ये इनहेरिट हुआ है, आनुवंशिक गुण मिले हैं जिसकी वजह से ये बोलती काफ़ी ज़्यादा हैं। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो आनुवंशिक गुण होते हैं, उनका तो कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता भाई, सीधी बात है। जो मिले हैं पेरेंट्स से वो तो हमारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, उनको अपने चेंज नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग टू हैड अ गुड लाफ रीडिंग आवर आर्ग्यूमेंट्स। और इसी वजह से मिस्टर कीजिंग जो है उन्हें भी इनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर काफ़ी हंसी आई थी। 6वां क्वेश्चन है हमारे सामने, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। अब एन ने इतनी बात बोली थी कि टीचर्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उन पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब क्या कर जाएं। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? कि क्या मिस्टर कीजिंग जो थे वो भी अनप्रेडिक्टेबल थे, और अगर थे तो किस तरह थे? So Anne felt that a quarter of her class was dumb and should be kept back and not promoted to the next class. अब एन क्या सोचती थी कि उनकी क्लास का जो 1/4 हिस्सा है, 25% बच्चे हैं, वो सिरे के नालायक हैं और उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। However, she also felt that the teachers were the most unpredictable creatures on earth. साथ ही साथ ये इस तरह का भी सोचती थी कि टीचर्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल नेचर वाले होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं अर्थ पर, कि क्या पता वो फेल होते हो बंदे को भी पास कर दें, कुछ पता नहीं है, इनका भरोसा नहीं है। गलत बोल दिया भाई। सो मिस्टर कीजिंग कुड बी टर्म्ड एज अनप्रेडिक्टेबल। तो मिस्टर कीजिंग का भी भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब क्या कर दें। द वे एंड ऑलवेज टॉक्ड वाइल द क्लास वॉज गोइंग ऑन, एनी टीचर वुड लूज हिज टेम्पर। अब जैसे क्लास चल रही होती है और एन उसमें बात कर रही होती है तो कोई भी टीचर अपना आपा खो बैठेगा, गुस्सा करेगा ही। However, after several warnings, all Mr. Keating did was to assign her extra homework. हालांकि इतना होने के बावजूद भी मिस्टर कीजिंग ने अपना आपा नहीं खोया और सिर्फ उसे एक्स्ट्रा होमवर्क ही दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क में भी क्या दिया, सिर्फ ऐसे लिखने के लिए दिया। शी हैड टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। पहले उसे चैटर बॉक्स टाइटल पर ऐसे लिखना था। इन दिस वे ही ट्राई टू प्ले जॉक ऑन हर। और इस वजह से इन्होंने मतलब इस तरह का टाइटल देकर मिस्टर कीजिंग जो है इन पर कुछ जोक करना चाहते थे। ईच टाइम ही आस्क्ड हर टू राइट सच ऐसे, शी रोट वेरी वेल। और जब भी मिस्टर कीजिंग इसको ऐसे लिखने के लिए बोलते थे तो वो हमेशा बढ़िया लिख कर आती थी, अपना जस्टिफिकेशन साथ लेकर आती थी। शी केप्ट काउंटरिंग हिज जॉक्स। और हमेशा अपने मतलब घुसड़ पुसड़ घुसाती रहती थी, बीच में काउंटरिंग करती रहती थी अपने जॉक्स की। वन कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट ही वुड टेक ऑल जॉक्स इन द राइट स्पिरिट। और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मिस्टर कीजिंग इन जॉक्स को क्या है सही वे में लेंगे, मतलब जो मेरा जस्टिफिकेशन है उसको समझ पाएंगे। फाइनली when she wrote an entire essay in verse, he accepted her talkative nature and actually allowed her to talk in class. और आखिरकार जब इन्होंने अपना जो फाइनल थर्ड जो इनका ऐसे था वो एक वर्स में लिखा, यानी कि एक पोएम लिखी जो कि राइमिंग पोएम होती है, एक राइमिंग पोएम के रूप में लिखा। तब क्या हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था मिस्टर कीजिंग ने कि ये लड़की तो भैया नहीं सुधर सकती, इसका नेचर ऐसा ही रहने वाला है, इसको क्लास में बोलते रहने देते हैं, बोलती है तो बोलती रहे। ही डिड नॉट इवन असाइन हर एनी मोर असाइनमेंट्स। और इसके बाद क्या है, असाइनमेंट्स और एक्स्ट्रा होमवर्क्स। तो इसके बाद मिस्टर कीजिंग ने इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। दैट इज़ वाई इट कैन बी सेड दैट मिस्टर कीजिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल। और इन बातों से हमें पता लग सकता है कि मिस्टर कीजिंग जो है उनका भी कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, कब अपना मूड बदल जाए। अब 7वां क्वेश्चन आता है, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। अब नीचे जो स्टेटमेंट्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, इनमें हमें बताना है कि एन जो है वो किस तरह की एक पर्सन थी। पहला क्या है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, इसका एक्चुअल मीनिंग ही बताना है कि इससे हमें क्या पता लगता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। दीज लाइन शो दैट एन हैड नो ट्रू फ्रेंड्स। इन लाइन से पता चलता है कि एन की कोई भी सच्ची दोस्त नहीं थी, होम शी कुड कन्फाइड इन, जिससे कि वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। शी इवन पुट द ब्लेम ऑन हर सेल्फ दैट द फॉल्ट माइट बी हर्स। और वो क्या है, अपनी ही गलती उसमें बताने लगी कि शायद मेरी ही गलती होगी जिसकी वजह से कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। सेकंड है, आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स। जोट डाउन क्या था भाई, राइट करना, लिखना, मैंने आपको बताया था। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड।
अब ये कहती हैं कि मैं सारी चीज़ें उस तरह नहीं लिखूंगी जैसे बाकी लोग लिखते हैं। आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं अपनी डायरी को एक फ्रेंड के रूप में रखना चाहती हूँ। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? दिस लाइन शोज दैट एन रियली कंसिडर्ड हर डायरी एज अ फ्रेंड whom she could trust and narrate all her stories to। अब ये लाइन हमें बताती है कि उसका जो कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड माना, उस पर ट्रस्ट किया और उसमें अपनी स्टोरीज जो हैं सारी वो लिखी। शी डिड नॉट वॉन्ट जस्ट अ डायरी इन विच शी कुड राइट डाउन द फैक्ट्स लाइक अदर्स डिड। अब वो अपनी डायरी को इस तरह नहीं रखना चाहती कि जिस तरह बाकी लोग रखते हैं, सिर्फ फैक्ट वगैरह लिख के और नक्की कर देते हैं। मैं अपनी डायरी में उसे अपने एक ट्रू फ्रेंड की तरह जैसे सारी बातें बताते हैं वैसे सारी बातें बताऊंगी। ऐसी स्टेटमेंट एन की थी। इसमें शी कंसिडर्ड इट एज हर फ्रेंड एंड नेम्ड हर किटी। अब इन्होंने अपनी डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड मान लिया और उसका नाम रख दिया किटी, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय क्वेश्चन आता है इसमें, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। ये लाइन हमें क्या बताती है? दिस स्टेटमेंट शोज दैट एन वाज अ फन लविंग पर्सन। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि एन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग पर्सन थी, काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद लड़की थी। शी वॉज विटी एंड न्यू हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स इन अ फनी वे। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा समझ भी थी, वो जानती थी कि किस तरह से किसी भी चीज़ को फ़नी वे में लाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर ये जो प्लंक्ड डाउन का मीनिंग इन्होंने यूज़ किया है कि मेरे को एक टेबल पे ले जाकर रख दिया गया और मेरी बहन को कह दिया ये लो भाई तुम्हारा गिफ्ट है तुम्हारे बर्थडे का। तो इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करके फ़नी वे में ला रही हैं अपनी लैंग्वेज को। शी नरेटेड द इंसिडेंट विद अ लॉट ऑफ फन। इन्होंने इस इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा फनी वे में बताया। द यूज़ ऑफ प्लंक डाउन शोज हर सेंस ऑफ ह्यूमर। और जो प्लंक डाउन वर्ड इन्होंने यूज़ किया उससे क्या है, इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की भी काफ़ी अप्रोच मिलती है, हमें काफ़ी ज़्यादा सराहना मिलती है। चौथा क्वेश्चन है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। इन लाइन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनका आंसर भी रिपीट ही होएगा। बस आपको एक बार चैप्टर की स्टोरी ढंग से समझनी है तो आपको अपने आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस स्टेटमेंट शोज दैट शी हैड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। अब ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि एन का हर एक स्टेटमेंट पे कोई ना कोई ओपिनियन रहता था। शी थॉट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज। अब ये क्या सोचती थी कि इनकी क्लास का एक चौथाई हिस्सा 25% लोग तो क्या हैं, नालायक हैं, डमीज हैं, सिग्निफाइंग दैट शी हरसेल्फ वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट टू द नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद को क्या है काफ़ी ज़्यादा होशियार बताया और कहा कि मैं तो अगली क्लास में चली ही जाऊंगी, बड़ी चतुर लड़की है भाई। शी थॉट ऑफ टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ because nobody could say which student they would fail and which student would be passed on to the next class। लेकिन भाई टीचर्स का क्या भरोसा किया जा सकता है? ऐसा एन कहती हैं कि टीचर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस दुनिया पर। वो चाहे किसी भी बच्चे को फेल कर सकते हैं और चाहे तो पास करके अगली कक्षा में भेज सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एनीवन कुड ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। अब ये बताती हैं कि कोई भी जो है इंसान वो क्या है काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिख सकता है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स लिखकर, लाइंस को स्पेस देकर, लेकिन जो मेन ट्रिक आती है वो क्या है, अगर हम अपने टॉकिंग की बात करने की नेसेसिटी को प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या है कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बनाना होगा और यही मेन ट्रिक है। इस बात का मीनिंग क्या आता है ध्यान से सुनिए। दिस स्टेटमेंट शोज दैट एन न्यू अ लॉट अबाउट राइटिंग। इससे पता लगता है कि एन को जो है राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। शी वॉज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग एन ऐसे एज अ पनिशमेंट। अब इन्होंने क्या है, इन्हें टास्क मिला था ऐसे लिखने का एक पनिशमेंट के रूप में। शी टुक इट विद फुल विग्योर। अब इन्होंने क्या है इसे पूरे जोश से लिया, यानी कि पूरे पॉजिटिव वे में लिया और उमंग के साथ, जोश के साथ इस चीज़ को लिखा। शी डिड नॉट वॉन्ट टू राइट इट लाइक अदर्स हु मेयरली लेफ्ट बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स टू मेक देयर ऐसे लुक वॉल्यूमिनस। अब इन्होंने इस ऐसे को सिर्फ नॉर्मली नहीं लिया जैसे बाकी लोग लेते हैं कि मेरे को ऐसे लिखना है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ के ढूंढ के और नक्की करूं। इन्होंने काफ़ी उस पर सोचा विचारा, काफ़ी ज्ञान विचार किया और इन्होंने ये सोचा कि जैसे बाकी लोग पेज भरने की आड़ में रहते हैं मैं वैसा नहीं करूँगी, मैं इस ऐसे को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखूँगी। शी न्यू दैट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग।
और इसीलिए इनके दिमाग में आया कि अगर मुझे सही में अपनी टॉकिंग की नेसेसिटी को प्रूव करना है तो उसके लिए एक ही ट्रिक है कि मैं कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट लिखूं कि बोलना क्यों ज़रूरी है। शी वॉज डिफरेंट इन हर अप्रोच फ्रॉम एवरीबडी एल्स, और इसीलिए ये क्या है, अपनी अप्रोच में बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। सॉल्यूशन हब 0001 फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी इसी नाम से चैनल बना दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, टाटा।